रचना का पति बेदर्दी से उसे मारने लगा और बोला, तेरी माँ अपनी बड़ी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे गई हैं और तुम्हारी बारी में उसे मौत पड़ गई थी। रचना अपनी मरी हुई माँ के बारे में गालियां बर्दाश्त न कर सकी और जब पति के आगे बोली तो ब्रजेश ने उसे पीट डाला। तो वो अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी और जब बड़ी बहन को पता चला तो उसने अपने पति की मोटरसाइकिल चोरी से ब्रजेश को दे दी ताकि रचना सुख चैन से जिंदगी गुजार सके। ब्रजेश बड़े मजे से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था कि उसकी आत्मा कांप गई जब अचानक रास्ते में सरोजनी खामोशी से सर झुकाए बैठी सामने बैठे लोगों की डिमांड सुन रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इनकी इस डिमांड का क्या जवाब दे। वो तो बड़ी मुश्किलों से अपनी बच्ची को थोड़ा बहुत दहेज देकर विदा कर सकती थी, भला लड़के वालों की इस फरमाइश पर उनको क्या जवाब देती। सरोजनी को ऐसे खामोश सर झुकाए देखकर लड़के वाले कहने लगे कि हमने कोई कार तो नहीं मांग ली आपसे, सिर्फ यही कहा है कि मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे सेकंड हैंड ही हो, वही मेरे बेटे को दे दे। आखिर ये आपकी बेटी के ही तो काम आएगी। हमारे रिश्तेदारों को भी पता चले कि लड़की वालों ने अपने बड़े दामाद को दहेज में मोटरसाइकिल गिफ्ट की है, इससे आप लोगों की इज्जत ही बढ़ेगी और खैर से विभा की ससुराल में खुश रहेगी। सरोजनी ने जब ये सुना तो हड़बड़ा कर रह गई। उसके साथ तो कोई खानदान की औरत भी मौजूद न थी जो इस बात के बारे में कुछ कह पाती। वो अकेले ही सारे मामला तय कर रही थी, इसलिए कहने लगी कि मैं आपको कल तक सोचकर बताऊंगी। आप तो जानते हैं मैं विधवा हूँ, मेरी बेटियां अनाथ हैं, मेरे पति मेहनत मजदूरी करके ही एक एक पैसा जमा करके गया था। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि बारातियों को खाना खिला सकें। फिर अचानक से मोटरसाइकिल की बात करके आपने मुझे परेशान कर दिया है। सरोजनी के मुंह में जो बात थी उसने उनके सामने रख दी, मगर लड़के वाले भी नाक मुंह चढ़ाने लगे, कहने लगे कि ठीक है देख लो, वैसे भी अभी शादी होने में 1-2 हफ्ते बाकी हैं, सोच लो, अगर मोटरसाइकिल दे सकती हो तो ठीक है, वरना। इस वरना ने तो जैसे सरोजनी की जान ही निकाल ली थी। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं एक अच्छा हल निकालूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले जा चुके थे, जबकि दूसरे कमरे में बैठी हुई विभा और रचना को तो जैसे सांप सूंघ चुका था। दोनों बहनें बड़ी ही खुश थीं, खासकर विभा की तो खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने तो अपनी शादी और अपने पति को लेकर कई तरह के सपने सजा रखे थे, लेकिन अब ऐन मौके पर शादी से कुछ ही दिन पहले लड़के की मां ने ये डिमांड रख दी कि दहेज में मोटरसाइकिल दे तो उनके हाथ पांव फूलने लगे। विभा की तो हवाइयां उड़ चुकी थी। जैसे ही मेहमान गए तो दोनों बहनें अपनी मां के दाएं बाएं आकर बैठ गईं। सरोजनी के तो सर से पल्लू भी ढलक कर कंधों पर आ गिरा था। दोनों बेटियों का चेहरा देखकर आंखों में आंसू सजा कर सरोजनी कहने लगी कि बेटा, हम मोटरसाइकिल का इंतजाम कहाँ से करेंगे, हमारे पास इतनी रकम आएगी कहाँ से। तुम्हारे पिताजी जो जमा पूंजी छोड़कर गए हैं उसे मैंने तुम दोनों बहनों में बराबर का बांटना है। अगर मैंने आज एक बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे दी तो कल को दूसरी बेटी के ससुराल वाले भी डिमांड करेंगे। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तुम दोनों दामादों को इतने महंगे उपहार देती फिरूं। सभी खामोश हो चुके थे, मगर रचना बोल उठी, कहने लगी कि माँ, जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वो अपने माँ बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि विभा दीदी को अपने घर में बहुत खुश रखेंगे। बस उनकी माँ ही हैं जो ये लालच कर रही हैं, इसलिए मेरे हिस्से की भी रकम जो आपने जमा करके रखी हुई है उससे एक मोटरसाइकिल ले लें। विभा मना करने लगी, कहने लगी कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, जो कुछ बंटवारा होगा दोनों बहनों में बराबर का होगा। मगर रचना कहने लगी कि नहीं, ये बात हम दोनों तक ही रहेगी। कल को अगर मेरी शादी होती भी है तो मेरे ससुराल वालों को आखिर कौन बताएगा कि बड़ी बहन को दहेज में मोटरसाइकिल दी गई थी। और जब बात निकलेगी ही नहीं तो वो लोग भी ऐसी डिमांड नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि मेरे हिस्से में भी वैसे ही ससुराल वाले आए जैसे कि दीदी के हैं। ये बात सुनकर सरोजनी भी सोच में पड़ चुकी थी। जब रचना ने बार बार जिद की तो मजबूरन उसने हामी भरनी पड़ी। उसने एक मोटरसाइकिल ले ली और विभा के ससुराल वालों को दे दी। मोटरसाइकिल को देखकर वो लोग खुश हो गए थे। खुशी खुशी शादी की तैयारियां पूरी की गईं और फिर विभा विदा हो गई। सरोजनी के तो सर से जैसे कितना बड़ा बोझ टल चुका था। विभा ससुराल में खुश थी। शुरू शुरू में सास ने थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई, मगर उसका पति बहुत ही अच्छा था। उसने विभा के साथ कोई जुल्म न होने दिया और उसे लेकर अपने साथ किराए के घर में शिफ्ट हो गया। बड़ी बेटी की तरफ से तो सरोजनी इत्मीनान में हो चुकी थी, मगर अब उसे रचना की फिक्र सताने लगी थी। अब तो उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, अक्सर बीमार रहती, हर वक्त हल्का फुल्का बुखार चढ़ा रहता था। कई बार तो उसके मुंह से खून भी आ चुका था, मगर ये बात उसने अपनी बेटियों से छुपा रखी थी। जानती थी कि अगर ये बात बेटियों को पता चली तो वो दोनों ही परेशान हो जाएंगी। बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि बड़ी बेटी तो अपने घर में खुश है, इसी तरह छोटी बेटी भी अपने घर की हो जाए तो वो सुकून से मर सकेगी, उसे अपनी बच्चियों की फिक्र तो नहीं होगी। उसने रिश्ते वाली से कहा कि मेरी छोटी बेटी रचना के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दो।
मगर हाँ, लड़के वालों को बता देना हमारे हालात क्या हैं, हम लोगों से किसी तरह की कोई डिमांड ना करते फिरें, क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं लड़के वालों की फालतू जिदें पूरी करते फिरूं। रिश्ते वाली ने ऐसे ही रिश्ता लाकर सरोजनी को दिखा दिया। रचना ने जब पहली बार ब्रजेश की फोटो देखी तो दिल ही दिल में उसे पसंद भी कर चुकी थी। वो उसका ही हम उम्र लड़का था, शक्ल सूरत में भी काफी अच्छा था, वो भी सुंदरता में किसी से कम न थी। जल्द ही दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और रिश्ता तय हो गया। सरोजनी को रचना की सास, ससुर और नंदे बहुत अच्छी लगी थी। उनके घर वाले कम से कम विवाह के ससुरालियों जैसे तो बिल्कुल न थे। लड़के से भी वो मिल चुकी थी, बड़ा ही शरीफ था। जब तक सरोजनी के सामने बैठा रहा उसने सर उठाकर नहीं देखा था। वो तो संतुष्ट हो चुकी थी कि जैसे बड़ी बेटी अपने घर में खुश है, ऐसे ही छोटी बेटी भी अपने घर में खुश रहेगी। रिश्ता तय हुआ और फिर सादगी से शादी करके रचना को अपने घर से विदा कर दिया गया। हालांकि लड़के वालों से नाम कही सही, मगर सरोजनी ने पूछा था कि अगर वो दहेज में कुछ लेना चाहते हैं तो बता दें। मगर ब्रजेश की मां ने रचना को अपने साथ लगाते हुए कहा था कि आप अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे रही हैं, हमारे लिए यही काफी है, इससे ज्यादा हमें आपसे किसी चीज की कोई डिमांड नहीं। हमारे घर में हर चीज मौजूद है। वो लोग भी बस खाते पीते से ही थे, संबंध रखते थे, ज्यादा अमीर न थे। रचना दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वो खुद ही सोच सोच कर मुस्कुराने लगी थी। वो घूंघट ओढ़े बैठी थी कि जब उसका पति कमरे में आया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया था। दरवाजे की आवाज पर तो रचना कांप उठी थी। वो चलता हुआ अंदर आया और आकर सबसे पहले अपने सर पर पहने हुए सेहरे को एक तरफ फेंका था। अगले पल वो अपनी शेरवानी के सारे बटन खोलकर धीरे से ऊपर को चढ़ा चुका था। यह सब कुछ रचना घूंघट से देख रही थी। ब्रजेश बेड पर धड़ल्ले से बैठता हुआ कहने लगा कि कितनी गर्मी है, मेरी तो सांस बंद होने लगी है। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी दुल्हन इसकी हरकत से काफी परेशान सी हो चुकी है, तो उसने अगले पल अपनी आस्तीनें नीचे की थीं। अपने बटन बंद करके हंसने लगा, कहने लगा कि वो दरअसल गर्मी इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस हुलिये में आ गया। रचना को तो अपने पति की हरकत पर थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। खैर, ब्रजेश ने उसका घूंघट उठाया और फिर कितनी देर बगैर कुछ बोले उसे देखता रहा। रचना को लगा कि शायद उसका पति उसकी सुंदरता में खो सा चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसकी तारीफ में कैसे शब्द कहे। रचना दिल ही दिल में मुस्कुराई थी कि देवी अगले ही पल ब्रजेश जो कुछ बोला वह सुनकर रचना का दिल जल गया था। वो कहने लगा कि सच में इतनी खूबसूरत हो या सारा पार्लर वाली का कमाल है। इतना कहने के बाद ब्रजेश जोर से हंसा था। ये सुनकर तो जैसे रचना को लगा था कि उसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो हड़बड़ा चुकी थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। ब्रजेश उसे चुटकुले सुनाने लगा कि वो चुटकुला तुमने सुन रखा होगा, बाहर से तो कोई आईफोन का बॉक्स होता है, मगर जब अंदर से बॉक्स खोला जाए तो निकलता नोकिया का मोबाइल है। पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने जिस तरह से अपने पति का सोच रखा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो ये देखकर जैसे रोने वाली हो चुकी थी कि जब उसका पति कहने लगा कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई तभी दूंगा जब तुम अपना मुंह धोकर मेरे पास आकर बैठोगी। अरे भाई, मुझे पता तो चले कि सच में तुम सुंदर हो या सारा मेकअप का कमाल है। उसने रचना को उठाया और वॉशरूम में भेज दिया। रचना ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। जैसे ही बाहर आई तो ब्रजेश उसे देखता ही रह गया। कहने लगा कि हाँ भाई, तुम तो सचमुच ही खूबसूरत हो, मगर इतनी भी नहीं जितना मैंने सोच रखा था। खैर है, अब माँ ने तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी दे दी है तो अब तुम्हें देनी ही पड़ेगी, पूरे 20,000 की है। इतना कहने के बाद उसने वो अंगूठी रचना के हाथ में पहना दी। फिर अपने कमरे में मौजूद एक एक चीज जताकर उससे कहने लगा कि देख लो, मेरी माँ ने तुम लोगों से दहेज नहीं लिया। हालांकि मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि तुम लोग दहेज में मुझे कुछ दो, मेरी भी ससुराल में कोई इज्जत होती। मगर खैर से तुम्हारी माँ से तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कौन सा खाली हाथ थे, घर हमारा सामानों से भरा हुआ है। ये देखो, एक एक चीज तुम्हारे सामने है, यहाँ पर तुम राज करोगी, राज। अपने पति की ऐसी कड़वी कसीली बातें सुनकर रचना का दिल बुरा हो चुका था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ब्रजेश उससे ये बातें भी कर सकता है। उसने जिस तरह ब्रजेश को सोच रखा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रचना के ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे सिवाय उसके पति के। वो हर वक्त अजीब तरह से उससे बात करता, बात बात पर उसे जताता कि वो अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आई। हाँ, उसके जताने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो हंसकर मजाक में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया करता था। शादी के कुछ दिन बाद जब सरोजनी अपनी बेटी से मिलने के लिए आई तो उनके सामने भी ब्रजेश जानबूझकर इस तरह की बातें करने लगा जिससे वो उन्हें एहसास दिला सके कि उन्होंने उसे दहेज में कुछ न देकर दरअसल उसकी अहमियत इस घर में घटा दी है। जबकि ब्रजेश की माँ उसे घूर कर कमरे से बाहर भेज चुकी थी। वो उसे पूरा यकीन दिलाने लगी कि ये तो ऐसा ही है, कुछ भी बोल देता है, आप चिंता ना करें,
आपकी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। सरोजनी को तो अपनी बेटी को लेकर थोड़ी बहुत चिंता सताने लगी थी। एक दिन जब रचना और ब्रजेश सरोजनी के यहाँ उसे मिलने के लिए गए तो ब्रजेश की नज़र जब इस घर पर पड़ी, जो कि बहुत छोटा सा था और 2 ही कमरे थे, वो भी टूटे थे, जो काफ़ी पुराने से हो चुके थे। बातों बातों में ब्रजेश ने अपनी सास से बात कर दी कि मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से लूँ। मेरी इच्छा है कुछ पैसे मेरे माँ बाप मुझे दे और कुछ पैसे अगर रचना दे देती तो अच्छा होता, मगर मेरा तो ससुराल में कोई अमीर तो है नहीं। आपके पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कारोबार आखिर कहाँ से पैसे लेकर शुरू करूँ। सरोजनी तो अपने दामाद की बात सुनकर सटपटा गई थी। भला वो अपने दामाद को इतने पैसे कहाँ से देती। कारोबार तो लाखों में शुरू किया जा सकता है। आखिरकार वो अपने दामाद से कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। विधवा औरत हूँ। पति की जो भी कमाई थी उससे दोनों बेटियों को विदा कर दिया। लेकिन तभी ब्रजेश कहने लगा कि आपके पास ये घर तो है, वैसे भी आप अकेली रहती हैं। आप हमारे साथ हमारे घर में रहने आ जाएं। हम इस घर को बेचकर इन पैसों से कारोबार शुरू कर लेंगे। ये सुनकर रचना तो हक्का बक्का रह गई थी। वो बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बहन का भी है, मेरी माँ का भी है, मेरे माँ बाप की निशानी है। आप जो नौकरी करते हैं वो ही काफ़ी है। पत्नी को बोलता देखकर वो गुस्से में आ गया था। गुस्से से बाहर चला गया, जबकि रचना को भी वहीं छोड़कर जा चुका था। रचना को लगा कि कहीं ब्रजेश उससे यहीं छोड़कर न चला जाए, तो वो अपनी माँ से जल्दी से मिली और फटाफट ब्रजेश के पीछे भागी। सरोजनी परेशान हो चुकी थी। उसने इस बात को अपने दिल पर ऐसा रखा कि हार्ट अटैक आ गया। अगले दिन मोहल्ले की औरत ने उसे फ़ोन करके बताया था कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है। वो वहाँ पर आई थी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर अपनी माँ के मरने पर फूट फूट कर रोती रही थीं। अंतिम संस्कार हो चुका था। ब्रजेश की आंख में तो एक आंसू तक किसी ने नहीं देखा था। इस भीड़ भाड़ में जो रिश्ता करवाने वाली मौसी थी वो ब्रजेश के पास आकर बैठ गईं। यूं ही बातों बातों में वो ब्रजेश को रचना के खानदान वालों की तारीफ करने लगी कि तभी उसकी नज़र विभा के पति पर पड़ी। बातों ही बातों में वो उसे बता चुकी थी कि ये जो पहला दामाद है ना, ये तो बड़ा ही अच्छा है, मगर इसके ससुराल वालों ने इनसे मोटरसाइकिल की डिमांड की थी और तुम्हारी स्वर्गीय सास ने बड़ी चाव से अपने बड़े दामाद को मोटरसाइकिल लेकर दी थी। ब्रजेश को, जो ज़्यादा ध्यान न देते हुए रिश्ते वाले की हर बात को सुन रहा था, जब उसे ये पता चला तो उसकी तो जैसे सुई वहीं पर अटक चुकी थी। गुस्से से बिफर चुका था। उसी वक्त वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जब मेहमान आना शुरू हो गए तो दोनों बहनें अपने अपने घरों में वापस आ चुकी थीं। रचना अपने घर गई तो उसके पति ने उससे बात नहीं की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में तो उसे पति को उसका साथ देना चाहिए था, भले वो उससे इतना कटकर क्यों रह रहा है। आखिर वजह क्या है। उसने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो ब्रजेश गुस्से से कहने लगा कि कितनी मक्कार और चालाक किस्म की औरत हो तुम। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम उनकी छोटी बेटी हो, उनकी लाडली हो। ये उनकी मोहब्बत थी कि दहेज के नाम पर तुम्हें एक आना तक नहीं दिया। अचानक से एक बार फिर दहेज की बात पर वो हड़बड़ा सी चुकी थी। कहने लगी कि क्या मतलब, मेरी माँ मर चुकी हैं, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया, और वैसे भी मेरे दहेज से आपका क्या संबंध। ये तो एक लड़की को उसके माँ बाप की तरफ से उपहार होता है, वो उसको देते हैं। अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपने माँ बाप से कहिए। पहली बार जब रचना को जुबान चलाते हुए ब्रजेश ने देखा तो वो उसे बालों से पकड़ चुका था। बालों से पकड़ने के बाद एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारे और कहने लगा, कमीनी औरत, जबान चलाती है मेरे आगे। तेरी जुबान खींचकर मैं कुत्तों को न डाल दूं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई पति से जुबान चलाने की। दोनों को लड़ता देखकर सास वहां पर आ गई थी। अगले ही पल बेटे को दूर करके उसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि क्यों बहू के पीछे पड़ा हुआ है, अब कौन सी आफत आ पड़ी जो उसको मारे जा रहा है। माँ को बीच में आता देखकर ब्रजेश कहने लगा कि पूछो इससे। अरे, इसकी माँ ने अपने बड़े दामाद को दहेज में मोटरसाइकिल दी थी। जब मेरी बारी आई तो वो लोग कंगाल हो गए। ये सुनकर तो सास की भी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। कहने लगी कि क्या सच में तुम लोगों ने बड़े दामाद को दहेज में मोटरसाइकिल दी थी। रचना तो रोने लगी थी। ना जाने ये बात ब्रजेश को कैसे पता चल गई थी। वो अपनी सास को सब कुछ बताने लगी कि किस तरह दीदी के ससुराल वालों ने डिमांड की थी, इसलिए मजबूरन उन्हें सब कुछ करना पड़ा। साथ भी वहीं से आंखें फेर चुकी थी। कहने लगी कि वाह, चलो हम लोगों ने नहीं मांगी, तुम्हारी माँ खुद ही दे देती। दोनों दामादों में फर्क तो कर दिया ना उन्होंने जाते जाते। हमारी तो उनकी नज़र में कोई कदर ही ना थी। सास को भी बदलता देखकर रचना और परेशान हो गई थी। वो सारी रात बैठकर रोती रही। उसकी जिंदगी ने कैसे मोड़ ले लिया था। अब तो हर बार ब्रजेश उसे यही ताना देने लगा था कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दी, तुझ जैसी कंगाल को मेरे सर पर थोप दिया। रचना पहले तो खामोशी से सब सुनती रही, मगर एक दिन गुस्से में ब्रजेश ने कह दिया
कि तुम्हारी कमबख्त माँ अगर जिंदा होती ना तो मैं ज़रूर अपने हाथों से उनका कत्ल कर देता। मनहूस मारी का, मैंने क्या बिगाड़ रखा था जो मुझे मोटरसाइकिल तक नहीं दी। अपनी माँ के बारे में ये सुनना था कि रचना चीख पड़ी, अपने पति को धक्का देकर कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को गाली दी तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इतना सुनना था कि उसी पल ब्रजेश ने बाहर से कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और रचना को पीटना शुरू कर दिया। मार मारकर उसके हाथ थक गए और रचना भी होश खो चुकी थी। सास ने आकर बेटे को रोका, उसे संभालने लगी कि जो कुछ होना था हो गया, अब इस तरह की हरकतें करके क्यों इसका कत्ल करना चाहते हो। कितनी ही देर तक रचना बेहोश पड़ी रही। सास ने उसके मुंह पर पानी डाला तो उसकी आंखें कुछ खुली थीं। वो रोते हुए सीधा अपनी माँ की समाधि पर चली गई और रो रो कर अपनी माँ को अपने दुखड़े सुनाने लगी। आखिर कर भी क्या सकती थी। तभी रचना की बड़ी बहन विभा वहां पर अपनी माँ की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए आ गई। जब उसने अपनी बहन को वहां इस हालत में देखा तो उसे सीने से लगाकर पूछने लगी कि तुम्हारी हालत किसने की है। रचना ने रोते रोते अपनी बड़ी बहन को जब सब कुछ बताया तो वो परेशान हो चुकी थी। विभा का पति दरअसल दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए 1 महीने बाद ही यहाँ पर चक्कर लगाया करता था। तब तक मोटरसाइकिल घर में पड़ी रहती। विभा ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, ये मोटरसाइकिल ब्रजेश को दे दो, वैसे भी मेरा पति यहाँ पर होता ही नहीं है। जब वो 1 महीने बाद वापस लौटेगा तो मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी। अपनी बहन का घर बसाने की खातिर विभा ने वो मोटरसाइकिल ब्रजेश को दे दी। ब्रजेश तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मोटरसाइकिल लेकर जैसे ही वो घर आने के लिए निकला तो रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था। मोटरसाइकिल चलाने का उसे कोई खास अनुभव नहीं था। बस अपने दोस्तों यारों के साथ ही कई बार अपने गांव के मैदान में मोटरसाइकिल की प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर ट्रैफिक में उससे मोटरसाइकिल संभाली न गई और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कितनी ही देर तक वो खून में से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा। मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो चुकी थी। ब्रजेश की टांग टूट चुकी थी और अब दोबारा पहले की तरह चलना फिरना उसके लिए मुश्किल था। मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकता था। उसकी माँ ने सुना तो बेतहाशा रोने लगी। ब्रजेश से कहने लगी कि देख लिया ये सब कुछ करने का नतीजा, तुमने अपनी बेकसूर पत्नी को बेवजह मारा पीटा। यही वजह है कि भगवान ने तुम्हें सजा दी है। जिस मोटरसाइकिल के पीछे तुम मर रहे थे अब दोबारा इस मोटरसाइकिल को चला ही नहीं सकते। ब्रजेश भी शर्मिंदा हो चुका था। रचना से माफी मांगने लगा और वो मोटरसाइकिल जो कि विभा के पति की थी, इसकी भरपाई करके दोबारा से उसे वापस कर दी। भले ये बहुत बड़ा हादसा था मगर इस हादसे के बाद ब्रजेश को अकल आ चुकी थी। उसने अपना रवैया रचना के साथ ठीक कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।